Hello students, so today we are going to start getting started with Python. Basically, Python की जिनिस. We are not talking of some biological snake or something. We are talking of a programming language. Python is a programming language that was designed by Mr. G.V. Rossum. G.V. Rossum back in some 1990s, maybe 92 or 93 or something like that. In the year 1992, तब तुम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था that time. लेकिन इसका पॉपुलैरिटी कब आया? पॉपुलैरिटी आया 2010 के बाद से. इट वाज इन द डेवलपमेंट फेज. ये जीवी रॉसम ने सिर्फ पाइथन का एक आउटर स्ट्रक्चर देके छोड़ दिया. उसका उसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ, बहुत सारा टेक्निकल चेंजेस हुआ, तब जाके ये दुनिया को ऐसे पूरा को एंग्रॉस कर दिया कि जस्ट अ स्टेटमेंट बोला गया था. बहुत अच्छे प्रोग्रामर ने बोला था कि पाइथन इज ईटिंग अप द होल वर्ल्ड. मीन्स और कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं रहेगा, सिर्फ पाइथन ही बच जाएगा. रीजन इज सिंपल. पाइथन में कम कोड लिखना पड़ता है. पाइथन हैज अ वेरी शॉर्ट कोड राइटिंग सीक्वेंस, क्योंकि इसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज पहले से इंक्लूडेड हैं. सी बोलो, C++ बोलो, बेसिक बोलो, जावा बोलो, PHP बोलो. इसमें क्या प्रॉब्लम था ना कि हमको लिखने का स्ट्रक्चर बहुत लंबा था. इसका जो सिंटैक्स था बहुत क्रिटिकल था. जावा पाइथन का एज तुलना में सीक्वेंस भी कम है, लिखना कम पड़ता है और सिंटैक्स भी बहुत सिंपल है. वहां पे हमको छोटे मोटे काम मतलब C++ या जावा में छोटा मोटा जो भी काम होता था उसके लिए सब के लिए वी हैव टू राइट अ सेपरेट प्रोग्राम, वी हैव टू राइट अ सेपरेट सब रूटीन. लेकिन यहां जो कॉमन टास्क हैं, जैसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना या फिर किसी नंबर का स्क्वायर निकालना या फिर कोई एक चीज को रिपीटेडली प्रिंट करना, तो उसके लिए आपको कोई सब रूटीन या कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है. वो कोड ऑलरेडी पाइथन में लिखा हुआ है. यू जस्ट हैव टू यूज दैट कोड. दैट इज कॉल्ड द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी मतलब हम लोग लाइब्रेरी क्या समझते हैं? लाइब्रेरी मीन्स द स्टॉक ऑफ बुक्स दैट इज केप्ट इन योर schools and colleges so that we can refer it when needed. तो पाइथन में भी क्या हो रहा है कि बहुत सारा कोड जो कॉमन जो हर वक्त लगते रहता है, ऐसा कुछ कोड्स पहले से ही पाइथन में लिखा हुआ है. We just have to use it in our program. That is all about पाइथन. अच्छा, पाइथन का ये हो गया पहला फीचर, उसमें कोड कम लिखना पड़ता है. दूसरा हो गया उसमें बहुत सारे इंटरनल लाइब्रेरीज हैं. थर्ड उसका क्या है? पाइथन इज अ फ्रीवेयर एंड ऑल्सो एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. फ्रीवेयर मतलब फ्री में मिलता है. पाइथन यूज करने के लिए आपको कोई पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है. जैसे कि .NET एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है, C#.NET, VB.NET, ये सब, या फिर विजुअल बेसिक, ये सब पेड सॉफ्टवेयर है. ये सब अगर आपको यूज करना हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट को पैसे देने पड़ते हैं सो दैट यू कैन गेट दैट सॉफ्टवेयर. लेकिन पाइथन तो फ्री ऑफ कॉस्ट है. गूगल में सर्च कीजिए, फट से डाउनलोड हो जाएगा. दूसरा, इट इज ओपन वे, इट इज ओपन सोर्स. ओपन सोर्स मतलब पाइथन का जो कोडिंग है, मतलब पाइथन को जिस तरह डिजाइन किया गया है उस पूरे डिजाइन का कोडिंग आपको अवेलेबल है. अगर आप चाहें तो उसमें और बेटर अपने से कुछ इंप्रूवमेंट लाके एक नया वर्जन, एक नया नाम देके पाइथन को बाजार में उतार सकते हैं. दैट इज अलाउड. ठीक है. सो दैट इज व्हाई पाइथन इज ऑल्सो यूज्ड. फोर्थ, पाइथन का पॉपुलैरिटी इतना बढ़ गया, वरना जीवी रॉसम इसको 1990s में निकाले थे. लेकिन उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारा चेंजेस आया, बहुत सारे दूसरे डेवलपर्स इसको एनरिच करते गए. और ये ओपन सोर्स है, कोई भी इसको लेके इसके ऊपर नया फीचर ऐड कर सकता है. तुम भी कर सकते हो अगर तुमको कोई आता है नया फीचर ऐड करना. तो एनीवेज, तो इसमें इतने सारे फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं कि ऑलमोस्ट एवरी प्लेटफॉर्म पे रन करता है. चाहे वो वेब पेज हो, चाहे वो एंड्रॉइड का ऐप हो, चाहे स्टैंड अलोन कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो, चाहे कि कार में जो हम लोग अभी जो नए जो IoT बेस्ड कार निकल गए हैं, मतलब कार में ही टच स्क्रीन सब है, कार में ही सारे इंटरनेट कनेक्टिविटी है, या फिर टीवी में सारी इंटरनेट कनेक्टिविटी है. ये सारे स्मार्ट डिवाइसेस में पाइथन का कोडिंग लगने लगा. मींस एवरीवेयर, जस्ट लाइक जावा वाज फाउंड एवरीवेयर, पाइथन इज ऑल्सो फाउंड एवरीवेयर. So these are some certain reasons that why we have chosen or we have moved on from C++ to Python. Python इसलिए जरूरी है. थोड़ा सा प्रॉब्लम पाइथन में ये है कि जो C++ या जावा के बारे में थोड़ा बहुत जानता है उसके लिए पाइथन शायद इजी हो. जो नया है उसके लिए थोड़ा बहुत अजीब लगेगा प्रोग्रामिंग के लिए. तो आप लोग से अगर कोई ICSE में से आए हैं
सो दे न्यू अ बिट ऑफ प्रोग्रामिंग, कि प्रोग्रामिंग क्या है, वेरिएबल्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो इसके लिए आसान हो जाए। लेकिन अगर जो नए हैं, यू मस्ट पे क्लोज अटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये था वाई पाइथन। पाइथन को हमने क्यों सिलेक्ट किया, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अनुसार। अब नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि सर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों यूज करते हैं। पाइथन बोलो, जावा बोलो, C++ बोलो, कुछ भी बोलो, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वाई नेसेसरी फॉर अवर कंप्यूटर साइंस। तो बताते चलो, a computer can understand only 0 or 1, that is the binary level language or the machine level language. This is the binary code. कंप्यूटर 0-1 के अलावा कुछ नहीं समझता, दिस इज द मशीन लेवल लैंग्वेज। हमको और हमारे में प्रॉब्लम है कि हम 0-1 नहीं समझते, कंप्यूटर 0-1 के अलावा कुछ भी नहीं समझता, और ह्यूमन बीइंग्स 0-1 नहीं समझते। सो वी नीड ट्रांसलेटर्स। हमको एक ऐसा माध्यम चाहिए, ऐसा प्रोसेस चाहिए कि हम अपना बात कंप्यूटर को मनवा सके, हम अपना बात कंप्यूटर को बता सके। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम। सो बेसिकली व्हाट इज अ प्रोग्राम? प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन, कि भाई इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, एकदम सीक्वेंस वाइज हमको दिया हुआ। क्योंकि बचपन में लोग पढ़ते ना, कंप्यूटर से डम मशीन, खुद से सोचने की बुद्धि नहीं है उसके पास, हम जो बोलेंगे कंप्यूटर वही करेगा। सो हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप कुछ इंस्ट्रक्शंस पुट करेंगे, और ये कंप्यूटर से एक्सपेक्ट करेंगे कि कंप्यूटर मेरा इंस्ट्रक्शन को मतलब लाइन बाय लाइन फॉलो करे। सो दैट पोर्शन इज नोन एज अ प्रोग्राम। तो हम प्रोग्राम किसमें लिखते हैं? जनरली वी राइट अ प्रोग्राम इन HLL, फुल फॉर्म हाई लेवल लैंग्वेज। High level language are those programming languages which are generally having English as their syntax. English में लिखा होता है, ठीक है। हम लोग जब पाइथन पढ़ रहे हैं या जावा पढ़ रहे हैं, तुम लोग HTML करके आ रहा होगा, देखो सब कुछ इंग्लिश में लिखा रहता है, वो कोई दूसरा 0110 का इंक्लूजन नहीं करना पड़ता। और कंप्यूटर समझता है 01, इसको हम लोग कहते हैं MLL, मशीन लेवल लैंग्वेज। अब दिक्कत है, हम तो इसमें रख दिया और कंप्यूटर इसमें लिखता है। ये क्या होता है, इन दोनों के बीच में कन्वर्शन होता है, देयर इज अ कन्वर्शन टेकिंग प्लेस इन दिस। देयर इज अनदर सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स, दे आर नोन एज लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, दे आर नोन एज लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। वो क्या करते हैं, दे आर यूज्ड टू कन्वर्ट दिस प्रोग्राम इनटू 01 अगेन 01 टू द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। दिस ट्रांसलेटर्स आर मे बी इंटरप्रेटर और कंपाइलर। क्या है सर इंटरप्रेटर और क्या है कंपाइलर? इंटरप्रेटर आर दोज ट्रांसलेटर्स दैट चेंजेस द प्रोग्राम वन बाय वन, एक एक करके, लाइन बाय लाइन। जैसे हम मान लो एक पूरा प्रोग्राम लिखे, या फिर बेटर वे में एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग की इंग्लिश टीचर, ये कंप्यूटर साइंस से नहीं होगा, इंग्लिश टीचर, जब कोई इंग्लिश टीचर कोई पोयम समझा रही है, पोयम, तो क्या करती है, पूरा पोयम को एक बार पढ़ के उसका मीनिंग नहीं बताती, वो एक एक लाइन करके, एक लाइन पढ़ती है फिर उसका मीनिंग, फिर एक लाइन पढ़ती है फिर उसका मीनिंग, फिर एक लाइन पढ़ती है फिर उसका मीनिंग, लाइक दिस द होल वे द प्रोसेस गोज ऑन। लेकिन अगर कोई स्टोरी समझा रही है तो स्टोरी लाइन बाय लाइन नहीं समझाया जाता, वो एक पैराग्राफ या एक पेज पढ़ के उसका पूरा जिस्ट, उसका पूरा समरी आपको बताती है। सेम वे इंटरप्रेटर क्या करता है, एक लाइन प्रोग्राम को पढ़ता है, उसको बाइनरी में चेंज करता है, फिर दूसरा लाइन पढ़ता है, फिर उसको चेंज करता है, ठीक है। जहां पे एरर मिल गया वहीं पे रुक गया, भले नीचे और एरर हो, लेकिन अगर सेकंड लाइन में एरर मिल गया तो वहीं पे रुक जाएगा, एंड विल आस्क यू टू चेंज द एरर और टू रेक्टिफाई द एरर, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रारी कंपाइलर, जैसे जावा या C++ कैसे काम करता है, ये इंटरप्रेटर है हमारा पाइथन के बेस्ड, हमारा पाइथन इंटरप्रेटर करके काम करता है, मतलब एक एक लाइन करके रीड करता है। हमारा C++ या जावा कैसे काम करता है, C++ या जावा में हम लोग का कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग है। कंपाइलर बेस्ड मीन्स वो पूरे प्रोग्राम को एक बार में रीड कर लेगा और फिर पूरे बार में बोलेगा भाई देयर आर 7 एरर्स और देयर आर 4 एरर्स और देयर आर 5 एरर्स और देयर आर नो एरर्स, बोल देगा भाई इतना सारा एरर मिला हमको पूरे प्रोग्राम में। वंस यू विल रेक्टिफाई ऑल द एरर्स, वो फिर से उसको दोबारा रीड करेगा एंड विल ट्राई टू कन्वर्ट द होल प्रोग्राम एट वंस, पूरे प्रोग्राम को एक बार में चेंज करेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड द इंटरप्रेटर। सो बेसिकली कंपाइलर इज का क्विकर प्रोसेस, वो पूरे का पूरे एक बार में चेंज कर देता है। लेकिन अगर हम प्रॉपरली अगर डीबग करना कोशिश करें, सर डीबग ये वर्ड कहां से आ गया, डीबग, बग मींस एरर्स,
तो डीबग मींस रिमूविंग एरर्स। तो अगर हम एरर रिमूव करने की बात बोले तो मेरा पाइथन इज इंटरप्रेटर इज बेटर, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन एरर हमको चेंज करवाता है। एक बार में इतना सारे एरर्स देके हमको कंफ्यूज नहीं करता। पर्टिकुलर इस लाइन में हमको एरर है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब तक मेरा ऊपर का सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा हम नीचे नहीं उतरेंगे, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। सो दैट्स व्हाई अगर आपको समझ के एरर निकालना है तो इंटरप्रेटर इज द बेस्ट, और अगर क्विकर ट्रांसलेशन चाहिए तो कंपाइलर इज द बेस्ट। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। अब हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं वो प्रोग्राम को होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, जिसको हम लोग कहते हैं सोर्स कोड, और जो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। मींस फाइल को कहा जाता है सोर्स कोड और इस फाइल को कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड। द फाइल दैट वी आर गेटिंग इन पाइथन, द सोर्स कोड दैट वी आर क्रिएटिंग इज सेव्ड बाय द एक्सटेंशन .py। जैसे आप गाना सेव करते हैं वो क्या है .mp3, पिक्चर सेव करते हैं .jpg, वीडियो सेव करते हैं .mp4। उसी प्रकार अगर कोई पाइथन का प्रोग्राम सेव होता है तो वो होता है .py, और जब उसको ऑब्जेक्ट कोड में 01 में कन्वर्ट करते हैं इसको कहते हैं .exe, जो हम लोग का रनेबल कोड है .exe। तो कंप्यूटर exe को एग्जीक्यूट करता है डायरेक्टली। सो ये है .py, ये है .exe, ये है ऑब्जेक्ट कोड, ये है सोर्स कोड। करेक्ट। तो हम लोग आपको बता रहे थे कि ये है पाइथन का हम लोग प्रोग्राम लिखने का तरीका। द प्रोग्राम दैट वी विल राइट दे विल बी इन पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज, उसको कहा जाता है सोर्स कोड। बट द हाई लेवल लैंग्वेज इज कन्वर्टेड टू अ लो लेवल लैंग्वेज और द मशीन लेवल लैंग्वेज सो दैट द कंप्यूटर कैन रीड इट। कंप्यूटर 01 के अलावा कुछ भी रीड नहीं करता, ये हम लोग नंबर सिस्टम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। करेक्ट। नाउ हम लोग बग्स के बारे में पढ़ रहे थे। बग्स मीन्स एरर्स दैट आर प्रेजेंट इन अ प्रोग्राम। किसे कहते हैं ये बग्स? सर कोई जानबूझ के गलती तो करता नहीं है, वो चाहे कंप्यूटर हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कुछ भी हो। अब गलती आता कहां से है? द गलती को हम लोग इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में 3 तरह की गलती आप कर सकते हैं। पहली गलती हो सकता है आपका कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया। स्पेलिंग मिस्टेक मतलब स्पेलिंग मिस्टेक इन द सेंस कहीं कुछ गलत लिख दिए हैं, कोई आर को 2 बार लिख दिए हैं, या कहीं आई को मिस कर दिए हैं। ये हो सकता है जो कि इजीली पकड़ में आ जाता है भाई ये तो स्पेलिंग गलती है इसका। दूसरा गलती है ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, आपने स्पेलिंग सब सही लिखा है लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, और अगर मतलब निकल रहा है तो उसका कंटेक्स्ट नहीं है। आपको बोला गया कि भाई वाई आर दे फ्रेंड्स, आपने लिख दिया वाई आर दे नॉट एनिमीज। ठीक है, मतलब ये हो गया ग्रामेटिकल एरर। और थर्ड एरर है कंप्यूटर, हम लोग इंग्लिश की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर में आ रहे हैं। थर्ड एरर क्या होता है कि आपका जो आंसर है वो नॉट टू द पॉइंट। सही है, किसी टीचर को अच्छा लगेगा, किसी टीचर को अच्छा नहीं भी लग सकता। मीन्स योर आंसर इज नॉट अप टू द मार्क। इसलिए देखो इंग्लिश में आप लोगों को नंबर बहुत कम आता है। मीन्स कोई एक सेट ऑफ टीचर्स के लिए वो बहुत अच्छा है, कोई और सेट ऑफ टीचर्स के लिए वो खराब है, लेकिन वो अच्छे से अगर लिखें तो सारे को ताकि वो परफॉर्म करे, ऐसा आपका आंसर नहीं। कंप्यूटर भी सिमिलरली मेरे ये 3 तरह के एरर्स आते हैं। पहला एरर जिसको हम लोग कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक या लिखने में गलती, वो होता है सिंटैक्स एरर। ये बहुत इजीली पकड़ा जाता है क्योंकि भाई लिखने में गलती की है ना। कोई अगर वाइल को होल लिख दे, WHILE को WHOLE लिख दे तो भाई पकड़ा जाएगा भाई आपने तो वाइल की जगह होल लिखा। फॉर की जगह फर लिख दे तो पता चल जाएगा। इफ की जगह ऑफ लिख दे पता चल जाएगा। इक्वल्स टू की जगह कोई नॉट इक्वल्स टू लिख दे पता चल जाएगा। ये सब हो गया सिंटैक्स एरर, जो कि टाइपिंग एरर्स है। और ये एरर हमको खोलना नहीं पता, कंप्यूटर बोल दे भाई आपने क्या लिखा, हमको मतलब समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये इंटरप्रेटर ही बता देगा कि भाई हमको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है, प्रत्येक लाइन को एक लाइन को पकड़ के कन्वर्ट करता है टू द 01 कोड। अब अगर ऐसा कोई आप वर्ड लिख दे इंग्लिश में जो इंटरप्रेटर समझ ही नहीं पा रहा है तो एरर बताएगा। दैट इज सिंटैक्स एरर, सबसे आसानी से मिलता ही है। नेक्स्ट एरर क्या है? नेक्स्ट एरर है लॉजिकल एरर। मीन्स द आंसर इज करेक्ट बट द आंसर इज नॉट फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर नहीं था वो,
मीन्स प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है, आपने सब कुछ सही से लिखा है, लेकिन उसका जो आंसर आ रहा है वो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, लॉजिक में गलती की है। आपको सपोज बोला गया प्रोग्राम लिखने का एक नंबर को रिवर्स कीजिए, आपने नंबर के डिजिट का सम निकाल दिया। आपको बोला जा रहा है एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल निकालिए, आपने नंबर का मल्टीपल्स निकाल दिया। तो ये तो नहीं था ना क्वेश्चन का आप समझने में गलती कर रहे हैं, देयर इज लॉजिकल एरर। वो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आपके मन में क्या चल रहा है, आपने क्या सोच के प्रोग्राम लिखा है। वो अंतर्यामी थोड़े, भगवान थोड़े कंप्यूटर जो आपके मन में घुस कर पता लगाएगा। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसको कौन सुधारेगा सर? इसको सुधारेगा हम लोग जैसे इंसान, मींस द टीचर, द गाइड। वो बोलेगा सर देखो ना हमारे प्रोग्रामটা রান করছে না, কেন রান করছে না? अच्छा তুমি কি করতে গেছিলে? सर हम एमनी प्रोग्रामটা করতে চাই। तब हम देख के बोलेंगे अरे भाई तुमने तो लॉजिक ही गलत लिखा है। तो लॉजिकल एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय द गाइड और द टीचर, जो प्रोग्राम देख कर बता सके कि वेयर योर लॉजिक यूज्ड फॉर द प्रोग्राम इज वेदर करेक्ट और नॉट। फाइनली ये सबसे कठिन एरर, दैट इज अ रन टाइम एरर। इसको ना प्रोग्रामर खोज पाता है, ना गाइड खोज पाता है, ना कंप्यूटर खुद खोज पाता है। रन टाइम एरर खोजने में बहुत दिक्कत है। वाई सर, क्यों, क्या है ये स्पेशल इसमें? देखोगे आप लोग जब कोई नया ऐप या नया कोई सॉफ्टवेयर आता है मार्केट में, तो उसके टेस्टिंग बोलता है, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, है ना, टेस्टिंग फेज, ऐसे फेज में वो निकालता है। क्यों? वो चेक करता है कि भाई उसमें अभी एरर तो नहीं बचा। क्यों? उसके पास जो इंजीनियर्स हैं, इतने इतने लाख लाख रुपया देके जो माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स पालते हैं, उनके पास के बुद्धि नहीं है? कांट दे फाइंड द एरर्स इन द सॉफ्टवेयर? बोले कि नहीं सर, द एरर्स आर नॉट सो इजीली फाउंड। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। सपोज यू आर आस्क्ड अ प्रोग्राम टू डिवाइड टू नंबर्स एंड फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर। इजी क्वेश्चन है। आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम दो नंबर दिए, कंप्यूटर उसको डिवाइड करेगा और उसका क्वोशंट कितना है और रिमाइंडर कितना, हमको आंसर देगा। सुनने में तो लग रहा है सर बहुत आसान चीज है। अब हम बताते हैं, इसको ध्यान से सुनो। सपोज तुम दिया 7 डिवाइडेड बाई 1, 7 रिमाइंडर 0, 7 डिवाइडेड बाई 5, क्वोशंट 1 रिमाइंडर 2, 7 डिवाइडेड बाई 6, क्वोशंट 1 रिमाइंडर 1, 7 डिवाइडेड बाई 3, क्वोशंट 2 रिमाइंडर 1, 7 डिवाइडेड बाई 0, 0, 7 डिवाइडेड बाई 0 क्या होगा? ब्लैंक। 7 डिवाइडेड बाई 0 इज अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, वो है ही नहीं रैशनल नंबर। वो ना कंप्यूटर को समझ में आया ना हमको समझ में आया। लेकिन हमारे प्रोग्राम में कोई गलती नहीं था, सारे सेट ऑफ वैल्यूज के लिए वो रन किया, लेकिन गलती से अगर 0 दे दिया बस फंस गया। ये कौन खोज के बताएगा? ये होगा रिगरस टेस्टिंग कर रहे हैं। हमको ऐसा कोई आदमी चाहिए जो उसमें उल्टा सीधा जानबूझ के नंबर दे और पता करे कि कहीं वो फंस रहा है या नहीं। रन टाइम एरर ऐसे निकाला जाए। तुम लोग भी देखो ना, कोई गेम खेलते खेलते अचानक गेम हैंग कर गया, ठीक तो चल रहा था, लेकिन अचानक खेलते खेलते फंस गया, ग्लिच आ गया, हैंग कर गया। क्यों सर? वो रन टाइम एरर में घुस गया। एक ऐसा एरर में आ गया जो डिजाइनर या प्रोग्रामर ने नहीं खोज पाया, लेकिन आपने कुछ ऐसा इनपुट या ऐसा कुछ आपने कमांड दे दिया कि वहीं पर फंस गया। रन टाइम एरर इज वेरी डिफिकल्ट। सो अगर हम ये प्रोग्राम में से एरर निकालते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज डीबगिंग एंड इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। करेक्ट। चलो अब हम लोग जाते हैं द नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या है सर ये? ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? पाइथन में एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई सब्सटेंस, कोई थिंग, कोई मैटर। ऑब्जेक्ट हम लोग तो इंग्लिश में ऑब्जेक्ट इसे कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस जो पड़ा हुआ मिल जाए, सर दिस एन ऑब्जेक्ट, दिस पेन्स आर एन ऑब्जेक्ट, दिस बोर्ड इज एन ऑब्जेक्ट ना। यहां पे ऑब्जेक्ट का एक दूसरा फंड है। चलिए आपको बताते हैं इसका मतलब। सपोज आप लोग अभी क्लास 10 से 11 में, सब ऑलमोस्ट 10 से 11 प्रमोट हुए, तो 10 से अब 11 में जब आए, सपोज देयर इज अ चांस ऑफ सेइंग दैट आप लोग रीचेक करना है, आप अपने मार्क्स से खुश नहीं है, यू हैव टू अप्लाई फॉर रीएवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स। अभी तो ऑनलाइन कर दिया, लेकिन पहले ना फॉर्म मिलता था स्कूल से,
वो फॉर्म को फिलअप करके उसमें ड्राफ्ट लगा के हमको सीबीएसई पर भेजना पड़ता था थ्रू पोस्ट, स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट। फिर सीबीएसई हमारे वो ड्राफ्ट को मिलान करके वो सारे चीज करके फिर वो चेकिंग शुरू करता। इमेजिन, जस्ट इमेजिन ऐसे लॉकडाउन का सिचुएशन, ठीक है, स्कूल खुल नहीं रहा है, बहुत कोशिश करके हाथ पैर मार के टीचर को रिक्वेस्ट करके, क्लर्क को मना के, टीचर से परमिशन लेके, प्रिंसिपल से परमिशन लेके आप स्कूल को एक दिन खुलवाते हैं और बहुत हाथ पैर जोड़ के एक फॉर्म निकालने में आप संभव होते हैं, दैट इज द रीएवैल्यूएशन फॉर्म। वो रीएवैल्यूएशन फॉर्म आप घर ले आते जस्ट एज अ किंग, आई हैव गॉट इट, आई हैव डन माय वर्क, हमको फॉर्म मिल गया, वेरी गुड, योर वर्क मस्ट बी अपलोडेड। अब आपने क्या किया, वो सटासट फॉर्म को फिलअप करके ड्राफ्ट में चिपका के भेज दिया उसको दिल्ली। अब नाउ सपोज आपके कोई एक गुड फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड में भी आते हैं, बोले कि হ্যাঁ রে তুই ফর্মটা পেয়েছিস, স্কুল তো বন্ধ হয়ে গেল, বলে কি হ্যাঁ আমি তো কবে জমা করে দিলাম, বলে কি আমাকে একটা দে না রে, বলে কি না রে ভাই আমাকে तो একটাই ছিল, अब क्या करोगे, तो एक ही था और तुमने बिना सोचे उसको फिलअप करके भेज दिया। मेरे पास अगर वो फॉर्म आता, हम क्या करते, हम उस ओरिजिनल फॉर्म को हाथ ही नहीं लगाते, हम उस फॉर्म का जेरोक्स करते, ठीक है, उस फॉर्म का जेरोक्स निकालते, उस जेरोक्स में अपना डिटेल्स भरते, उसमें ड्राफ्ट लगाते और फिर उसको डीएवी के मतलब सॉरी सीबीएसई के पास भेजते, सो दैट कि ओरिजिनल फॉर्म मेरे पास रह गया। जब भी कोई दूसरा फ्रेंड या कोई नीडी पर्सन मेरे पास आए, भाई फॉर्म है तो दे दीजिए, तो हम उस फॉर्म का जेरोक्स करके उसको दे देंगे, उसका भी काम हो जाएगा, मेरे पास भी फॉर्म रहेगा, मेरा काम तो हो ही रहा है। दिस इज ऑब्जेक्ट, कि जब आप कोई एक सब्सटेंस या कोई एक वैल्यू को डायरेक्टली चेंज नहीं करेंगे, उसका एक जेरोक्स या उसका एक कॉपी निकालें, उस कॉपी में जो वो चेंज करना कीजिए, उस कॉपी में चेंज हो रहा है, ओरिजिनल वैल्यू में लेकिन कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो एज ए रिजल्ट आपके पास एक ओरिजिनल वैल्यू रह गया जो आपको मल्टीपल यूजेस में लग सकता है ना। सो दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट्स। तो व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? बेसिकली anything and everything that we do in a object-oriented program are contained in special containers. Those containers are known as class. Classes are the containers. Containers समझते हैं, कोई बक्सा, कोई यूटेंसिल जिसमें सब चीज भर के रखा जाता है। So classes are the containers that holds properties and methods. Properties and methods, that is variables and functions ऑफ अ एंटिटी। तो हम ये क्लास को डायरेक्टली हैंडल नहीं करते, ये क्लास को डायरेक्टली हम चेंज नहीं करते, हम क्या करते हैं, क्लास का एक कॉपी निकालते हैं, इसका एक इंस्टेंस निकालते हैं। दिस इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट। और फिर जो चेंज करने का रहा हम इस ऑब्जेक्ट पे चेंज करेंगे, क्लास को एज इट इज रहने देते हैं। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग जो भी करेंगे वो सब एक पैकेट या फिर एक कंटेनर में होगा। उस कंटेनर को डायरेक्टली अगर चेंज कर देंगे तो कंटेनर खत्म हो गया, वो सिर्फ सिंगल यूज के लिए हो जाएगा, एक बार यूज कर लिया बस खत्म, अगली बार उसको फिर कोई यूज नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उस कंटेनर का अगर हम एक जेरोक्स या फिर एक कॉपी निकाल के रख देंगे, उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट, उसको इंस्टेंस, इंग्लिश में कहा जाए डेफिनेशन व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। एंड व्हाट इज अ क्लास? Class is a container that contains properties and methods. ऑब्जेक्ट में उसका इंस्टेंस है, उसका कॉपी है, उसमें सारा वैल्यू हम स्टोर करके रख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, करेक्ट। तो हमने अभी सर प्रोग्रामिंग का भी, पाइथन का कुछ भी नहीं किया, पाइथन का पीवी शुरू नहीं किया, हम तो सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ओवरव्यू दे रहे थे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे चेंज करते हैं कंप्यूटर के फॉर्म में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एरर्स क्या आता है, एंड फाइनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये जो पाइथन है वो किस टाइप का है। पाइथन है मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओओपी, करेक्ट। अब हम लोग पाइथन का एबीसीडी शुरू करें, मतलब पाइथन का कैसे शुरुआत से प्रोग्रामिंग लिखा जाता है, कैसे पाइथन में इनपुट ले सकते हैं, कैसे आप पाइथन में आउटपुट कर सकते हैं, एंड देखिए। सो हाउ टू राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन। प्रोग्राम लिखने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा सर व्हाट इज एन आईडीई। आईडीई काके बोले? आईडीई का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट
ये क्या है सर, व्हाट इज दिस IDE ऑल अबाउट? जैसे आप लोग HTML में प्रोग्रामिंग करते थे, HTML में करते ना प्रोग्रामिंग, HTML वेब पेजेस बनाते थे, कहां लिखते थे वेब पेजेस? सर वेब पेजेस वे रिटन इन नोटपैड, मतलब लिखना होता था अलग और रन करते थे सर इंटरनेट एक्सप्लोरर या क्रोम में, एक ब्राउजर में। मींस राइट, मतलब आप टाइप करते थे एक जगह और रन करते थे एक जगह। लेकिन पाइथन में क्या है, अब जहां पे टाइप करेंगे वहीं पे कंपाइलेशन भी होगा और वहीं पे रनिंग भी होगा, वहीं पे डिबगिंग भी होगा। सारा काम एक ही जगह पे हो जा रहा है, इंटीग्रेटेड में सब जुड़ा हुआ है। दैट्स व्हाई जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करेंगे उसको IDE भी कहा जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ऐसे बहुत सारे IDEs हैं बाजार में, जैसे स्पाइडर पाइथन है, फिर हम लोग आइडल पाइथन है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पॉपुलर IDE है आइडल पाइथन, तो आइडल पाइथन ही यूज करेंगे। आइडल पाइथन क्यों यूज करेंगे सर? पहली बात, आइडल पाइथन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इजिली मिल जाएगा। दूसरा, उसमें लगभग पाइथन के सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। और उससे भी अच्छी बात है कि आइडल पाइथन के 2 मोड है ऑपरेट करने के लिए, एक है इंटरैक्टिव मोड और एक है स्क्रिप्ट मोड। सर दोनों में अंतर क्या? जब भी आप आइडल पाइथन खुलेंगे तो आपको एक पेज दिखेगा। आप डायरेक्टली अगर जैसे मान लीजिए 2 या 1 लाइन लिखना है, उसका प्रोग्राम नहीं बनाना है, आपको देखना कि वेदर ये कोड सही है या गलत, या फिर एक कोड का आपको आउटपुट चेक करना है कि सर इसका आउटपुट क्या आएगा ऐसा लिखने पर। तो आपको फालतू एक प्रोग्राम बनाने का, पूरा एक ढांचा, एक पूरा स्ट्रक्चर बनाने का कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 1 या 2 लाइन लिख के चेक कर सकते हैं कि आउटपुट सही आ रहा है या नहीं। उसके लिए कोई प्रोग्राम के लिए मतलब नया प्रोग्राम सेव करना पड़ेगा, ऐसा कोई काम करने की जरूरत नहीं है। सो दैट थिंग इज नोन एज इंटरैक्टिव मोड। जैसे पाइथन खोलेंगे आप आइडल पाइथन का पेज, आपको यहाँ पे एक पेज ऐसे बॉक्स मिलेगा, आप डायरेक्टली यहां टाइप करना शुरू कर सकते हैं, इंटरैक्टिव मोड। लेकिन स्क्रिप्ट मोड मींस यू आर गोइंग टू राइट अ स्क्रिप्ट, यू आर गोइंग टू राइट अ प्रोग्राम। इसके लिए जैसे आपका आइडल पाइथन खुलेगा, यहां पे आप डायरेक्टली टाइप्स करना नहीं शुरू करेंगे। यहां पे देखिए टूल बार होता है, फाइल, एडिट, व्यू, विंडो, हेल्प, देखा नहीं है, फाइल, व्यू, ऐसे। तो फाइल में जाके आप चूज करेंगे न्यू प्रोग्राम और न्यू फाइल, तब जाके आप क्या होगा, यहां पे एक अलग से फिर एक पेज खुलेगा। नाउ यू विल टाइप राइटिंग हियर, यहां पे आप लिखना शुरू करेंगे और फिर इसको .py नाम से सेव कर देंगे। ये प्रोग्राम सेव नहीं होगा, ये जस्ट 1 या 2 लाइन लिखने के काम में आता है। लेकिन अगर पूरा स्क्रिप्ट लिखना है, पूरा प्रोग्राम लिखना है, लाइन बाय लाइन सीक्वेंस लिखना है, यू हैव टू गो फॉर दिस स्क्रिप्ट मोड, मतलब फाइल में जाके न्यू करके। सो दिस आर 2 डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन यूज पाइथन। और ये कहां संभव है? आइडल पाइथन में। दैट्स व्हाई दिस इज माय मोस्ट फेवरेट IDE दैट वी आर गोइंग टू यूज। करेक्ट। यहां पे तो इंटरैक्टिव मोड है, आप लिखते रहते हैं, एंटर मारेंगे, उसको रन करते जाएगा। यहां आपको अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे दिस वन, ये तो प्रोग्राम आपने लिख लिया, इसको प्रोग्राम को फिर अलग से रन कराना पड़ता है। वंस सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहां फाइल में जाएंगे, करेंगे न्यू, फिर आप प्रोग्राम को टाइप करेंगे, फिर आप प्रोग्राम को सेव करेंगे और फिर आप प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने का कितना सारा तरीका है सर? आप प्रोग्राम को रन करने के 2 तरीके हैं बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्रेस F5। कीबोर्ड में देखो ऊपर में बहुत सारा F1, F2, F3 करके F12 तक रहता है, उसमें F5 प्रेस करेंगे, आपका प्रोग्राम रन करेगा। या फिर यहां पे रन लिखा रहता है, फाइल, व्यू, यहां से रन लिखा रहता है, तो रन में जाके आप क्लिक करेंगे रन मॉड्यूल। There are 2 ways by which we can run a program, a Python program. First, आपने अपना प्रोग्राम लिखा, उसको आप सेव करेंगे। सेव करना इज कंपलसरी क्योंकि स्क्रिप्ट मोड है। द स्क्रिप्ट शुड बी सेव्ड बिफोर दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड। सो आप अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। सेव करने के बाद यू विल प्रेस F5। इसी पेज पे, आपको पुराने पेज में जाने की जरूरत नहीं है। F5 प्रेस करने से आपको रन हो जाएगा, या फिर यहां रन में जाके आप प्रेस करेंगे रन मॉड्यूल। सो दिस आर 2 ways by which we can write a Python program। ठीक है। अगर सिर्फ 1 या 2 लाइन चेक करना है तो इंटरैक्टिव मोड में जाएंगे, और अगर पूरा प्रोग्राम लिखना है तो स्क्रिप्ट मोड। अब सर समझ में आ गया पाइथन को ओपन करके करते क्या है, लेकिन ओपन करके लिखेंगे क्या, प्रोग्राम लिखेंगे क्या,
तो चलिए प्रोग्रामिंग का टेक्निक आपको बताना शुरू करते हैं। पाइथन में हम जो भी लिखते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी राइट इन अ पाइथन प्रोग्राम आर नोन एज टोकन्स। टोकन्स क्या है ये टोकन? सर टोकन आर दोज थिंग, हम तो वहां पे गाना नहीं लिख के आ सकते ना एक प्रोग्राम में, या स्क्रिप्ट है मतलब क्या हम वहां पे एक अक्षय कुमार का नया फिल्म का स्क्रिप्ट लिख के आ जाएंगे? जी नहीं सर, हम क्या बोले, प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज गिवन टू द कंप्यूटर कि भाई हम ये काम करना चाहते हैं, आप हमारे लिए ये काम कर दीजिए। आप कंप्यूटर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यूज किए ये लाइन बाय लाइन ये सब काम कर दें, तो वो काम कराने के लिए हम जो भी कमांड लिखेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जो भी क्या बोलते हैं स्टेटमेंट लिखेंगे, वो सारे के सारे कहा जाता है एक टोकन। ठीक है, अब टोकन कितने प्रकार के होते हैं? सर टोकन होते हैं हमारे 3 प्रकार। पहला है कीवर्ड, दूसरा है आइडेंटिफायर, और तीसरा है ऑपरेटर्स। आपके एग्जाम में यहीं तक, डीएवी वालों को बोल रहे हैं, यहां तक आपके एग्जाम में है ऑपरेटर, मतलब जहां तक आज सुबह से अभी शुरुआत से पढ़ा रहे हैं यहां तक आपका सिलेबस है फॉर द टेस्ट, लेकिन ये पे खत्म नहीं होगा और बता रहे सुनिए। तो कीवर्ड, आइडेंटिफायर एंड ऑपरेटर्स। सर कीवर्ड का क्या बोले, किसे कहते हैं कीवर्ड? तो कीवर्ड होता है ऐसा कुछ, ये एक्चुअली ये पाइथन क्या, पाइथन भी एक प्रोग्राम ही है, पाइथन भी एक सॉफ्टवेयर है जिसको वो जीवी रोशम ने बना के गया था। तो जीवी रोशम जब प्रोग्राम बना रहा होगा तो वहां तो उसने कुछ ना कुछ कोड लिखा है, उस कोड में ऐसा कुछ कुछ टर्म्स इंक्लूड किए हैं जो कि वेरी वाइटल फॉर द प्रोग्रामिंग है। वो सेम नाम का कोड हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? वो कोड ऑलरेडी पाइथन में कोई मीनिंग होता है उस कोड का, जैसे वाइल, WHIL, वाइल, वाइल नाम से पाइथन का एक लूप होता है। तो हम अपने प्रोग्राम में वाइल को अपने मन से इस्तेमाल नहीं कर सकते। पाइथन में जैसे वाइल का यूज दिया हुआ है हम वैसे यूज करेंगे, अपने मन से वाइल को कोई वेरिएबल के हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकते। या फिर इफ, इफ, ठीक है, हम अपने मन से इफ को ऐसे वेरिएबल के जैसे यूज नहीं कर सकते। इफ का एक अलग मीनिंग है कंप्यूटर में। अब सर कोई पूछेंगे कि प्रोग्राम तो हम बना रहे हैं, वी आर द फादर्स एंड मदर्स ऑफ द प्रोग्राम, वी आर द पेरेंट्स ऑफ द प्रोग्राम, हम पेरेंट है अपने बेटे के, तो हम जो इच्छा नाम देंगे वेरिएबल का, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, अगर मान लो मेरा बेटा का नाम आयुष है, हम उसका नाम यामाहा रख सकते थे, यामाहा रॉय, जस्ट सोचो कैसा ऑकवर्ड लगता। या फिर मेरी बेटी होती उसका नाम रखते इंडिया रॉय, संभव है क्या? नहीं। क्यों रखेंगे? रखना गलत नहीं है, लेकिन ये एरर जनरेट करेगा ना कुछ दिन बाद। इंडिया ऑलरेडी हम जानते हैं इंडिया का किसी दूसरे चीज को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया एक कंट्री है, यामा एक ब्रांड है, एक बाइक का ब्रांड है, हम उसको कोई आदमी का नाम के साथ नहीं जोड़ सकते। उसी प्रकार कोई कोई ऐसा वर्ड्स है जो पाइथन में किसी पाइथन के डेवलपमेंट में यूज किया गया है, आप उसको अपने प्रोग्राम में अपना प्रोग्राम डेवलप करने के लिए यूज नहीं कर सकते, वो पाइथन में ऑलरेडी वो वर्ड्स यूज हो चुके हैं। तो ये कौन से वर्ड्स है, कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे वाइल को आप यूज नहीं कर सकते, फॉर को यूज नहीं कर सकते, इन को यूज नहीं कर सकते, फिर रेंज को यूज नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे लिस्ट है, आई विल सेंड यू द पीडीएफ, उसमें देख लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे कीवर्ड है जिसको आप यूज नहीं कर सकते। ये सब ऑलरेडी पाइथन में इसका इंपॉर्टेंस रखा है। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर। व्हाट इज एन आइडेंटिफायर? कि आप जब अपना प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें भी कोई डेटा स्टोर करना होगा, कोई फंक्शन लिखना होगा, कोई लिस्ट बनाना होगा, तो उसको तो कहीं ना कोई नाम से स्टोर करेंगे आप। तो जिस नाम से आप अपना वेरिएबल को, अपने फंक्शन को, अपने लिस्ट को स्टोर करके रखते हैं, दैट स्टोरेज इज नोन एज एन आइडेंटिफायर। What are identifiers? They are the common names. They are the names given to the objects of a program, such as the variables, constants, function, list, tuples, etc. They are the identifier. कि identify करने के लिए कि सर ये डेटा ये है, ये डेटा ये, करेक्ट? जैसे हमको, चलो मान लो हमको एक सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम करना है, उसमें हमको क्या क्या इनपुट लेना पड़ता है? प्रिंसिपल लेना पड़ता है, रेट लेना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है, ताकि हम कैलकुलेट कर सके थे सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100।
तो अब ये P इंटू आर इंटू टी बाई टी, ये तीनों वैल्यू का हम इनपुट तो लेंगे, लेकिन कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा। फिर हम जो SI निकालेंगे उसको कैलकुलेट करके कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में हम जाकर उसको प्रिंट कर सकें। तो जहां पे हम अपने डेटा को स्टोर करेंगे इन द रैम, वहां पे तो बहुत सारा डेटा है, हम अपना एक नाम दे देंगे सो दैट उसको पता लग सके कि मेरा डेटा इस नाम से स्टोर्ड है रैम पे। दैट नाम, द नेम दैट यू आर गिवन टू फॉर डेटा स्टोरेज, दैट नेम इज नोन एज एन आइडेंटिफायर। करेक्ट। आप अपना नाम कैसे भी दे सकते हैं, जैसे मान लो हमको प्रिंसिपल लेटर चाहिए तो हम स्मॉल लेटर में PRT लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम PR लिख सकते हैं, प्रिंसिपल, RT और TM, कुछ भी नाम दे सकते हैं। हाँ, लेकिन वो नाम एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कीवर्ड का कुछ दूसरा मीनिंग होता है। जब भी हम आइडेंटिफायर का कुछ भी नाम देंगे, ध्यान रखना ऐसा नाम देना आइडेंटिफायर का, ऐसा डेटा का नाम देना कि जब तुमको पता चले कि हाँ भाई इसका मतलब प्रिंसिपल है, इसका मतलब रेट है, इसका मतलब टाइम है, या इसका मतलब मार्क्स है, इसका मतलब SI है। क्यों? तुम लोग तो अभी 11 में हो, तुम्हारा प्रोग्राम बड़ा नहीं होगा, हार्डली 10 लाइन या 12 लाइन का प्रोग्राम होगा, हार्डली। तो 10 लाइन का प्रोग्राम तो एक बार में पूरा देख सकते हो, पता चलेगा कि कौन सा आइडेंटिफायर क्या स्टोर किया हुआ है। लेकिन जब आप क्लास 12 में जाएंगे या और हायर क्लासेस में जाएंगे, तो आप एक एक प्रोग्राम आपका 25 पन्ना, 50 पन्ना, 50 पेजेस का एक प्रोग्राम बनेगा। मीन्स द टोटल लाइन्स विल बी मोर देन 2000। तो इतने सारे लाइंस में आप कौन सा आइडेंटिफायर किस काम के लिए इस्तेमाल किए हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आइडेंटिफायर का ऐसा नाम दीजिएगा, देखने से पता चले कि अच्छा ये चीज स्टोर किया हुआ। जैसे रेट को हम RT लिखे, रेट को हम कभी XY नहीं लेंगे, क्योंकि X और Y तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन R लिखेंगे तो R से एक मोटा मोटी रफ आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, R माने रेट হয়, T माने टाइम হয়, P মানে প্রিন্সিপাল হয়, S মানে সাম হয়, AB মানে অ্যাভারেজ হয়। এমন এমন নাম দেবো কি দেখে বুঝতে পারবে কি এই ভেরিয়েবলটা এই কাজের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। বুঝতে পেরেছো? এটা কোনো রুল নেই, জাস্ট আমাদের সুবিধার জন্য বললাম, ঠিক আছে। नेक्स्ट ऑपरेटर। व्हाट आर ऑपरेटर? यहां पे मेरा सबसे बड़ा पार्ट है। ऑपरेटर्स आर द ऑपरेशंस दैट वी डू ऑन अ वेरिएबल और आइडेंटिफायर, कि हम एक वेरिएबल या फिर डेटा के साथ क्या क्या काम कर सकते हैं, दैट इज नोन एज एन ऑपरेटर। ठीक है, क्या क्या काम कर सकते हैं सर? इसमें होगा एरिथमेटिक ऑपरेटर, यहां पे होगा लॉजिकल ऑपरेटर, यहां पे होगा रिलेशनल ऑपरेटर, यहां पे होगा बिटवाइज ऑपरेटर, और एंड फाइनली वी हैव बिटवाइज। ये 5 तरह का ऑपरेटर है। ऑपरेटर मींस कि हम जो डेटा लिए उसके ऊपर कुछ तो काम करेंगे। डेटा को तो घर में सजाने के लिए नहीं रखे हैं, ऐसे कैरिमिनेटी बोलते हैं ना, ऐसे सजावट के लिए रखा है। तो हमने ये सजावट के लिए तो डेटा नहीं लिया है, उसको कुछ काम करना है। क्या काम करना है सर? ये सब काम। अब क्या है सर ये अरिथमेटिक ऑपरेटर? अरे भाई तुमको 2 नंबर दिया गया, सपोज तुमको दिया गया 7 और 3, ये ए में स्टोर्ड है, ये बी में स्टोर्ड। आप इन दोनों के साथ क्या क्या कर सकते हैं? आप इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं, इन दोनों का रिमाइंडर निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ इन दोनों को पावर कर सकते हैं, इनका फ्लोर डिवीजन कर सकते हैं। सर क्या लिख दिए सर ये सब? अरे भाई 2 नंबर के बीच में क्या क्या हो सकता है? सर प्लस हो सकता है, समझ में आया। माइनस होता है, ठीक है सर। ये डिवीजन करते हैं कंप्यूटर में, ऐसे डिवीजन, कंप्यूटर में वो तो ये वाला डिवीजन तो होता नहीं है ना कंप्यूटर में, ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं होता। दिस इज द डिवीजन साइन एंड दिस इज द मल्टीप्लिकेशन साइन। सर ये यहां तक आप लोग को मालूम है। सर ये तीनों क्या है? दिस इज कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ये क्या निकालता है? ये निकालता है रिमाइंडर। मतलब अगर हम लिखते हैं ऐसे 7 मॉड्यूलस 3, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? 1। देखो 7 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आता है। अगर हम लिखेंगे 7 मॉड्यूलस 5, रिमाइंडर निकलेगा 2। मतलब ये रिमाइंडर निकलता है बेसिकली। ये डबल स्टार क्या कहते हैं? इसमें डबल एस्ट्रिक्स, इसमें डबल एस्टेरिक्स। इसका मतलब है पावर। पावर समझते हैं? 2 to the power 5, तो कैसे लिखेंगे? 2 डबल स्टार 5।
2 पर 5 32 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 3 डबल पावर 2, मतलब ऐसे हम लोग लिखते हैं पावर। कंप्यूटर में तो ऐसे नहीं लिख सकते ना, 3 के ऊपर पावर, कैसे कंप्यूटर के ऊपर कैसे 2 को ऊपर उठाएंगे, ये संभव नहीं है। इसको ऐसे लिखते हैं 3 2 को स्टार, ये हो गया ऐसे। फिर नेक्स्ट ये क्या, ये फ्लोर डिवीजन, दिस इज कॉल्ड फ्लोर डिवीजन। क्या होता है सर ये, अगर मान लो कभी कैलकुलेटर में ट्राई कर देखो, कभी अगर तुम मान लो डाल दिया 7/3 तो क्या आंसर मिलेगा आपको, आंसर मिलेगा 2.333333, ये चलते जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको नहीं सर, हमको सिर्फ कोशेंट चाहिए, हमको सिर्फ कोशेंट चाहिए। जैसे ये भाई साहब से रिमाइंडर निकाल रहे थे, हमको सिर्फ कोशेंट चाहिए, आई डोंट नीड द डेसिमल पार्ट। फ्लोर डिवीजन ये क्या निकालता है, ये हमको सिर्फ कोशेंट निकाल, और ये क्या करेगा, ये तो डेसिमल फॉर्म में निकालेगा ना, हमको ये सिर्फ कोशेंट देगा, ओनली द इंटीजर पार्ट। ये है मेरा एरिथमेटिक ऑपरेटर, मतलब न्यूमेरिकल ऑपरेटर, मतलब ये वाला एरिथमेटिक ऑपरेटर। क्लियर। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू असाइनमेंट। इसको पहले बोलना चाहिए था, गलती से हम नीचे लिख दिया, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर बोलो, ठीक है। लेट अस सी असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मींस इफ यू वांट टू असाइन वैल्यूज, मतलब किसी में आपको वैल्यू देना है, कोई डेटा में आपको वैल्यू घुसाना है, तब कैसे लिखेंगे, उसके लिए यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे हम लिखते हैं a इक्वल्स टू 5, हाँ सर ये असाइनमेंट है कि 5 का वैल्यू a में घुस गया। हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 2 माइनस x, हो सकता है सर x कोई वैल्यू है, उसको 2 से माइनस जितना वैल्यू आएगा वो a में घुस जाएगा, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब एक नया असाइनमेंट ऑपरेटर आपको बोल रहे हैं, सर ये तो सिंपल चीज है, असाइनमेंट मतलब को वैल्यू किसमें इनपुट करना, तो a इक्वल टू 2 फिक्स कर दिया भाई, a का वैल्यू 5 है, तो ये तो कांस्टेंट है, हमको वैल्यू चेंज नहीं करना, फिक्स, मतलब इसका वैल्यू 5 तो 5, लेकिन ये क्या, ये वेरिएबल है, मतलब x का जो वैल्यू होगा a का वैल्यू उसके अनुसार चेंज होगा। लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं a प्लस इक्वल्स टू 5, इसका क्या मतलब होता है, a प्लस इक्वल्स टू 5, इसका मतलब होता है a इज इक्वल्स टू a प्लस 5, मतलब a के साथ ही आप 5, मतलब a का जो प्रीवियस वैल्यू है उसके साथ 5 को इंक्रीमेंट कर दीजिए। हम ऐसे अगर लिखें x माइनस इक्वल्स टू 5, b इंटू इक्वल्स टू 3, c डिवाइड इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा x इज इक्वल्स टू x माइनस 5, इसका मतलब b इज इक्वल्स टू b इंटू 3, इसका मतलब c इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाई 2। ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, कि हम कोई डेटा कोई वेरिएबल के अंदर पुट कर रहे हैं, उसके लिए क्या इक्वल टू यूज करेंगे, और लिखने का अलग अलग तरीका यहां दिया हुआ है। तो हम कांस्टेंट वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, हम वेरिएबल वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, और हम सेम वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं, ऐसे लाइक दिस। बुझते मेरे बच्चों। अब फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा सर रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल, रिलेशन करता है सर किसके बीच में, दो नंबर्स के बीच में। रिलेशनल ऑपरेटर, जैसे हमको दो नंबर a और b को चेक करना है, सर दोनों इक्वल है कि नहीं, तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, ऐसे डबल इक्वल्स टू, हाँ ऐसे लिखेंगे a डबल इक्वल्स टू b, ये इसका मतलब है चेक, चेक इफ इक्वल, दोनों इक्वल है क्या नहीं। डबल इक्वल्स टू, सिंगल इक्वल्स टू का वैल्यू है पुट करना, असाइनमेंट करना, तो कंप्यूटर ना सिंगल इक्वल्स टू, जैसे हम लोग चेक करने के लिए लिखते हैं इफ a इक्वल्स टू 2, चेक इफ a इक्वल्स टू 2, और वैल्यू भी पुट करने लिखते हैं इक्वल्स टू, इक्वल्स टू हर जगह चला देते हैं अपने मन से, लेकिन कंप्यूटर को ऐसे समझ में नहीं आता। अगर हम वैल्यू पुट करेंगे कोई डेटा में तो सिंगल इक्वल्स टू, अगर हम दो डेटा को चेक करेंगे वेदर दे आर इक्वल और नॉट, हमको यूज करना पड़ेगा डबल इक्वल्स टू। बस समझ में आया। अब को चेक करना है ग्रेटर देन है कि नहीं, तो वही लिखेंगे a ग्रेटर देन b, या फिर लिखेंगे a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, ऐसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखा जाता है। हम लिखेंगे a लेस देन b, या फिर लिखेंगे a लेस देन इक्वल्स टू b। सर नॉट इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, हमको देखना कि दोनों इक्वल नहीं है,
तो कैसे चेक करेंगे? तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग मैथ्स में कैसे लिखते हैं, मैथ्स में लिखते हैं ऐसे नॉट इक्वल। लेकिन कंप्यूटर में तो ऐसा कोई सिंबल नहीं है, कीबोर्ड खोज के देखो ऐसा सिंबल मिलेगा क्या? नहीं है सर ऐसा सिंबल। तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे ए एक्सक्लेमेशन इक्वल्स टू, ये है नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये है नॉट और ये है इक्वल्स, ए नॉट इक्वल्स टू। समझ में आया? तो ये है सारा रिलेशन कि हमको दो वेरिएबल या दो डेटा के बीच में अगर हमको रिलेशन चेक करना है कि वेदर दोनों इक्वल है, दोनों नॉट इक्वल है, दोनों ग्रेटर है, लेस है, तो ये रिलेशन ऑपरेटर का काम। बस समझ में आया? फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक लॉजिकल ऑपरेटर। सर व्हाट इज अ लॉजिकल ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, चलो लिख देता है पहले फिर बताते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर करने के लिए आपको लॉजिक, लॉजिक मतलब सर क्या है लॉजिक? लॉजिक मतलब सपोज हमको एक ऐसा नंबर चूज करना है जो 7 से भी डिवाइड करे, 5 से भी डिवाइड करे, दोनों से होना चाहिए, या ऐसा नंबर जो 7 से डिवाइड हो और 5 से डिवाइड हो। तो हमको एंड लगाना पड़ेगा चेक में, या फिर और लगाना पड़ेगा, या फिर कभी कभी सिचुएशन में एंड और दोनों लगाना पड़ेगा। सो दीज आर कॉल्ड लॉजिक। समझ में आया ना? लॉजिक कि भाई ऐसा होने पे ये करो, ऐसा होने पे ये करो, दोनों होने पे करो, दोनों में से कोई एक होगा तो करो। जैसे हम लोग वो गेट्स बनाते थे, और गेट एंड गेट, दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो चलेगा, दोनों ट्रू है तो चलेगा। सो दिस इज व्हाट आवर लॉजिकल ऑपरेटर मींस। तो यहां पे भी तीन काम करेंगे। एंड को लिखेंगे ऐसे, एंड ए एंड डी, यहां पे एक कंडीशन, यहां पे एक कंडीशन, एंड इज एन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। फिर और सामने एक कंडीशन, पीछे एक कंडीशन, ये हो गया मेरा लॉजिकल ऑपरेटर। और फाइनली नॉट, नॉट को लिखेंगे नॉट कंडीशन। नॉट तो सिर्फ एक ही इनपुट लेता है ना, याद है ना वो गेट्स। एंड 2 इनपुट लेता है और 2 इनपुट लेता है, नॉट लेकिन सिर्फ एक ही इनपुट लेता है। उसी प्रकार हमको देखना कि दोनों कंडीशन ट्रू है कि नहीं, तो हम लिखेंगे कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। अगर ये ट्रू हुआ तो कुछ प्रिंट करेंगे। हमको चेक करना है दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है कि नहीं, तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो कुछ वैल्यू करेंगे। और हमको चेक करना है कि कंडीशन का उल्टा, अगर 2 वेरिएबल सेम है तो प्रिंट नहीं होना चाहिए, अगर दोनों वेरिएबल सेम नहीं है तो क्या करें, तब ये नॉट लिखेंगे। तो यहां पे सिर्फ एक ही कंडीशन पुट होगा, 2 कंडीशन पुट नहीं होगा। सो दिस इज अवर लॉजिकल ऑपरेटर इज अवर। देन फाइनली बिटवाइज ऑपरेटर। सर बिटवाइज ऑपरेटर किसे कहते हैं? बिट, नाम से सर बिट मतलब वो 0-1, यस करेक्ट। बिट मतलब 0-1, मतलब अगर हमको बाइनरी नंबर्स को कंपेयर करना पड़े, मतलब ये होता है ऑपरेशंस ऑन बाइनरी। तो हम क्या यूज करते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर। तो सर हमारा ये प्रोग्राम तो बाइनरी नंबर से नहीं लिखा हुआ है, हम तो इंग्लिश यूज करते हैं, तो हमको जनरली बाइनरी का यूज कम करना पड़ता है या ना के बराबर करना पड़ता है। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर का ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ आप इसके टाइप्स जान लो कितने तरह के बिटवाइज ऑपरेटर है। एक है बिटवाइज एंड, एस लिख दिया ना, एंड। एक है बिटवाइज और, एक है बिटवाइज नॉट, एक है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, एक है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इसको कहा जाता है, ये सिंबल है बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड मतलब 0-0, 0-1, 1-0, 1-1। एंड कब होगा? जब दोनों और ट्रू, 1-1, तब ये हम यूज करेंगे। जब दो बाइनरी का दोनों डेटा अगर चेक है, दोनों डेटा सेम है, तब मेरा आउटपुट ट्रू आएगा, तब हम ये बिटवाइज एंड यूज करेंगे। ये है बिटवाइज और, ये है बिटवाइज नॉट। ये सिर्फ बाइनरी के लिए है, ये सब हम यहां यूज नहीं करेंगे। हम अपने प्रोग्राम में एंड और नॉट ऐसे लिख के काम करेंगे। ये सब बाइनरी डेटा के लिए है। আমি কি বললাম বাইনারি ডেটাতে আমি তো প্রোগ্রাম লিখছি না, আমি তো ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে লিখছি, তো আমি এইগুলো লিখবো। এগুলো যদি কোনো কারণে তোমাকে ডাইরেক্ট বাইনারি নাম্বার হ্যান্ডেল করতে হয়, কোনো কারণে কোনো সিচুয়েশনে, তখন এগুলো ইউজ করবে। এখন তোমার এগুলো লেভেলের প্রোগ্রাম নয়, কিন্তু পোর্শনে আছে হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ অপারেটর বলে তাহলে কি করবে, তো বিটওয়াইজ অপারেটর হয়, ওই জন্য আমাকে বলতে হবে। ঠিক আছে, ये हो गया बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट। ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर,
लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और ये हो गया राइट शिफ्ट ऑपरेटर। बस खाली नाम जान लो कि क्या कौन सिंबल है, बस इससे वैसे जानने की जरूरत नहीं। करेक्ट। अच्छा, तो ये हो गया आपका ऑपरेटर्स के बारे में। लेकिन अभी भी सर आपने प्रोग्राम ही तो नहीं बताया, खाली बके जा रहे हैं। अरे भाई, पोयम लिखने के पहले एबीसीडी सीखना पड़ता है ना, तो हम प्रोग्रामिंग का एबीसीडीज बता रहे हैं। अब हम लोग बेसिकली चलेंगे कि कैसे कोई नंबर को इनपुट लिया जाए या कैसे कोई नाम को इनपुट लिया जाए और कैसे उसको प्रिंट किया जाए। दिस इज द बेसिक्स ऑफ पाइथन। फिर हम लोग उसका आइटरेशन, लूपिंग, वो बहुत अलग की बात है, वो सब बाद में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। सो वी आर गोइंग टू रैप आवर क्लास बाय कंप्लीटिंग दिस 4 टॉपिक्स। क्या लिखे हैं? डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन, एस्केप सीक्वेंस इन पाइथन, कमेंट्स इन पाइथन एंड फाइनली इनपुट आउटपुट इन पाइथन। क्या है सर? डेटा टाइप्स। हमने क्या बोला कि कुछ भी हम इनपुट लेंगे वो डेटा है। कुछ भी, एनीथिंग दैट वी फीड इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड द डेटा, और कंप्यूटर उसको कैलकुलेट करके हमको जो आंसर देगा दैट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। डेटा, इंफॉर्मेशन। करेक्ट। नाउ हमको क्या करना है? हमको कंप्यूटर में अपना डेटा पुट करना है। करेक्ट। ये डेटा किस रूप में होगा? सर ये डेटा न्यूमरिक हो सकता है। क्या हो सकता है? न्यूमरिक। नंबर टाइप हो सकता है। ये डेटा हमारा स्ट्रिंग हो सकता है, हमारा ये क्या बोले, अल्फा न्यूमरिक हो सकता है। और ये हमारा बूलियन हो सकता है। न्यूमरिक मीन हम कुछ नंबर इनपुट दे सकते हैं। ये न्यूमरिक 2 प्रकार के होते हैं। वन इज INT, इंट मीन्स इंटीजर डेटा हो सकता है, या फिर फ्लोट। व्हाट इज दिस फ्लोट? फ्लोट इज डेसिमल टाइप ऑफ डेटा। अगर हम इंटीजर टाइप ऑफ डेटा लेते हैं दैट इज कॉल्ड इंट, और अगर हम डेसिमल या फ्रैक्शन फॉर्म में डेटा लेते हैं दैट इज कॉल्ड फ्लोट। फिर है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा मेरा हो सकता है कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग। कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग। सर कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग को कैसे हैंडल करते हैं? सर कैरेक्टर हैंडल करने के लिए वो भी स्ट्रिंग का ही पार्ट बोल सकते हैं। तो हम इसको अल्फा न्यूमेरिक डेटा को स्ट्रिंग मतलब क्या? जब आप कोई सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लेते हैं अपना नाम, योर नेम, ये तो कोई इंटीजर नहीं है ना, वो कोई नंबर नहीं है, वो है जैसे मेरा नाम ऑनिंदो, ANINDA, वो पूरा एक सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग। ये है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। मींस कुछ भी, आप जैसे पासवर्ड अपना देते हैं, यूजर नेम देते हैं, उसमें सिर्फ कैरेक्टर दे सकते हैं? नहीं सर, कुछ भी। एल्फ मतलब आप उसमें नंबर दे सकते हैं, कैरेक्टर दे सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स दे सकते हैं। मींस एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू गिव अदर देन द प्लेन नंबर, दैट इज नोन एज अल्फा न्यूमेरिक। एंड फाइनली क्या? बूलियन, मतलब 0 और 1, ट्रू या फिर फॉल्स। आप इसको भी एज ए डेटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। ये हमारा मेन 3 टाइप ऑफ डेटा है जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। इंटीजर आर द इंटीजर सेट्स, मतलब वो सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव लेगा, लेकिन कोई फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पार्ट नहीं लेगा। फ्लोट रैशनल नंबर्स, कुछ भी लेगा, डेसिमल्स में लेगा, नॉन डेसिमल्स में लेगा, नेगेटिव्स लेगा, पॉजिटिव लेगा, सब कुछ लेगा। तो अब तुम लोग कहोगे कि सर तब इंटीजर का फालतू इंटीजर लेंगे क्यों? सारे के सारे नंबर्स हम लोग फ्लोट में ले लेंगे, झमेला खत्म। एक फ्लोट डेटा स्टोर करने के लिए यूज करता है 8 बाइट, लेकिन एक इंट स्टोर करता है जस्ट 2 बाइट। तो अब डिफरेंस समझ में आया? तो इंट का स्पेस कम लेता है, इंट स्पेस कम लेता है, तो एज ए रिजल्ट हमको अपना प्रोग्राम ऐसा बनाना है जो रैम के ऊपर कम लोड दे। जितना आपका रैम फ्री रहेगा प्रोग्राम उतना बेटर परफॉर्म करेगा। आप रैम को सारे वेरिएबल्स दे देंगे, रैम को भर देंगे, तो फिर आपको क्या फायदा?
सो यू मस्ट ऑलवेज थिंक कि कब किस समय कौन सा वेरिएबल लेना है। हमेशा फ्लोट का यूज ज्यादा है, इसलिए हमेशा फ्लोट यूज कर देंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका प्रोग्राम का साइज बढ़ेगा, आपका रैम का साइज ज्यादा ऑक्युपाइड होगा, और कुछ नहीं। नेक्स्ट है सर एस्केप सीक्वेंस। जब हम पाइथन में कुछ प्रिंट करते हैं तो हमको कुछ स्पेशल कुछ अगर प्रिंट करना है, हमको नया लाइन में जाना है, न्यू लाइन में जाना है, हम एक लाइन लिखे हैं फिर नए लाइन में जाना है, तो हम तो यहाँ कंप्यूटर में अपना एंटर मार देते हैं। कंप्यूटर तो अपना, अब वो तो पाइथन वो वर्ड में होता है, पाइथन में कैसे करें? अगर हमको बोले टैब गैप छोड़ना है, टैब समझते हैं, 5 टैब मारते हैं ना, 5 या 6 लाइन का गैप आ जाता है, वो छोड़ना है, वो कैसे मेंटेन करना? उसके अंदर एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस है, पहला एस्केप सीक्वेंस है /n। ये डिवाइड वाला नहीं, हम लोग डिवाइड के लिए ऐसे लिखते हैं, ये है डिवाइड, हम लोग ये ऐसे वाला यूज करेंगे, उल्टा वाला डिवाइड, इसको हम लोग कहते हैं स्लैश। ठीक है, तो पहला एस्केप सीक्वेंस है /n, दूसरा एस्केप सीक्वेंस है /t, फिर है /r और /b। /n, /t, /r एंड /b। /n मतलब न्यू लाइन, अगर हमको नया लाइन में कुछ प्रिंट करना है, नया लाइन में आउटपुट दिखाना है, तो /n लिखेंगे। /t ये है टैब गैप, अगर हमको एक टैब मतलब वो 5 स्पेस या 6 स्पेस का गैप मेंटेन करना है तो /t यूज करेंगे। हम लोग जब प्रोग्राम करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा, लेकिन समझिए कि एस्केप सीक्वेंस होता क्या है। एस्केप सीक्वेंस आर द स्पेशल output parts that we need to give in our program due to our need। जैसा जरूरत पड़े, हमको नया लाइन में प्रिंट करना है तो /n यूज करेंगे, नहीं नया लाइन में करना है तो नहीं यूज करेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा /n यूज करना ही पड़ेगा, करेक्ट। /r इसका मतलब है कैरेज रिटर्न, मतलब एंड ऑफ इनपुट, कैरेज रिटर्न एंड ऑफ इनपुट या एंटर। फिर है /b, ये है बैक स्पेस। दिस इज द एस्केप सीक्वेंस इन पाइथन, कि अगर हम इसको अपने प्रोग्राम में आउटपुट में दिखाएंगे तो हमारा आउटपुट में आइदर नया लाइन में आउटपुट प्रिंट होगा, या फिर टैब गैप छोड़ के प्रिंट होगा, या फिर बैक स्पेस, अगर हमको मान लो कुछ प्रिंट हो गया, हमको दोबारा उसको डिलीट करना है तो बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। तो दीज आर सम ऑफ द एस्केप सीक्वेंस। नेक्स्ट है कमेंट। कमेंट किसको कहते हैं? सर वो कमेंट मारना, अरे भाई बड़े अच्छे लग रहे हो देखने में, अरे भाई एकदम घटिया लग रहे हो देखने में, हम लोग कमेंट मारते हैं ना दोस्त लोग को, ये कमेंट नहीं है। यहां कमेंट का मतलब है कि आप सर्टेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को आप हाईलाइट करके रख रहे हैं कि ये पोर्शन इस काम के लिए बना हुआ है, ये पोर्शन इस काम के लिए बना हुआ है। जैसे आप इंग्लिश में ही मान लो, आप इंग्लिश में टीचर आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रही है, आप क्या करते हैं, बगल में स्टार से स्टार मार्क करके लिख देंगे, अच्छा इस वर्ड का ये मीनिंग है, या फिर इस लाइन का ये मीनिंग है, या फिर इस पैराग्राफ का ये मीनिंग है, आप लिखते हैं ना। उसी प्रकार मान ली बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं, वही तो बोलते हैं प्रोजेक्ट, 20 पन्ना का प्रोग्राम, कुल मिला के 800 या 1000 लाइन है, तो 1000 लाइन का जो प्रोग्राम बनाते हैं, जब आपको टीचर वाइवा में पूछेगा, अच्छा भाई इस लाइन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम क्या है, आपको ये सब याद रहेगा? इतना कॉन्फिडेंस है आप में? नहीं भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे ना, कमेंट लिख लिख के छोड़ देंगे, पता चलेगा सर ये पार्ट हमने इसके लिए किया है, ये वेरिएबल हमने इसके लिए किया है, ये फंक्शन हमने इसके लिए किया है। दिस इज कॉल्ड कमेंट। ये कमेंट एक ऐसा पार्ट है जो पाइथन या पाइथन का इंटरप्रेटर जस्ट उसको इग्नोर करता है, पढ़ता नहीं है लाइन को, वो हमारे लिए, वो हमारे बेनिफिट के लिए है। हम उसको पढ़ के समझेंगे कि ये कोड किसके लिए हमने बनाया है, या ये फंक्शन हमने किसके लिए बनाया है। पाइथन उसको रीड नहीं करता। तो कैसे लिखते हैं कमेंट? कमेंट ऐसे लिखते हैं, ऐसा हैश देके हम जो भी लिखेंगे, इट विल बी ट्रीटेड एज अ कमेंट, इट विल बी ट्रीटेड एज अ कमेंट। कमेंट मतलब वही बोले हम अपने फायदा के लिए। जैसे आप लोग को देखे होंगे कि आप लोग को जो वो प्रिंट आउट भेजे हैं, जो प्रोग्राम्स के पेजेस, उसमें हम हर प्रोग्राम के ऊपर में हैश देके कुछ लिखे हैं, मतलब वो हम प्रोग्राम का नाम लिखे हैं। वो कंप्यूटर उसको रीड नहीं करेगा, वो हमारे बेनिफिट के लिए कि हमने ये प्रोग्राम क्यों लिखा है उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। वो ना पाइथन उसको रीड करेगा, ना ही पाइथन उसको एग्जीक्यूट करेगा, ना ही पाइथन को उसको लेना देना है। जैसे ही पाइथन ये सिंबल देखेगा वो आगे का लाइन पढ़ेगा ही, ठीक। ये तो हो गया एक कमेंट। कमेंट ये सिंगल लाइन कमेंट है, मतलब एक लाइन के लिए। लेकिन अगर हमको लंबा कमेंट लिखना, लंबा पैराग्राफ लिखना है,
हम अगर सिर्फ एक वर्ड का लिखना चाहें, जैसे मीनिंग लिखते हैं ना इंग्लिश में, सिर्फ एक वर्ड का हो तो हम स्टार मार्क के या अंडरलाइन करके लिख देते हैं। लेकिन अगर पूरे पैराग्राफ का मीनिंग लिखना है तो हम कहीं स्टार मार्क के या फिर कहीं साइन देके हम अलग से लिखते हैं कि भाई इस पैराग्राफ का ये मीनिंग है। तो हमको बहुत लंबा कमेंट लिखना है जो 3-4 लाइन मिलके हो, तो कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए सर ऐसे लिखते हैं, 4 गो इन्वर्टेड कॉमास ऐसे लाइन, फिर यहां जो लिखना लिख देते हैं और आखिर में फिर से 4 गो दे देते हैं। इसका मतलब ये पूरा का पूरा मल्टी लाइन कमेंट है, मतलब बहुत सारे लाइन मिला के एक कमेंट। ये है सिंगल लाइन कमेंट, ये है मल्टी लाइन कमेंट। जब भी पाइथन ये दोनों में से कोई एक सिंबल देखता है तो उसके नीचे का मतलब उसके फर्दर पोजीशन को प्रोसेस करना बंद कर देता है, वो रीड ही नहीं करता उस पोजीशन। मतलब वो सिर्फ हमारी उसके लिए, वो पाइथन के किसी काम का नहीं है। कमेंट्स लिखना जरूरी नहीं है, हम सिर्फ इसलिए लिखते हैं कि लंबा प्रोग्राम को कमेंट लिखने से पता चलता है कि भाई कौन सा पार्ट किसके लिए बनाया गया, बस दैट्स ऑल, और कोई काम नहीं। लास्ट, इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन। अगर मान लो हमको पाइथन में कुछ चीज इनपुट लेना है तो नाम से लग रहा है, सिर्फ सिंपल लिखेंगे सर ऐसे INPUT इनपुट, ब्रैकेट में सर क्या इनपुट लेना है? इनपुट लेना है सर 2 नंबर, तो लिखेंगे ऐसे इनपुट एंटर 2 नंबर्स। और ये कहां स्टोर होगा? किसी एक डेटा में, किसी एक वेरिएबल में। चलिए मान ले हम यहां लिख दे एंटर ए नंबर, चलिए एंटर ए नंबर, तो यहां लिख दे x इक्वल्स टू एंटर ए नंबर, एक नंबर x में स्टोर हो गया। अगर हमको 2 नंबर चाहिए तो लिखेंगे x, y इक्वल्स टू इनपुट एंटर 2 नंबर्स। बस समझ में आया? ऐसे लिखेंगे। 3 नंबर चाहिए तो x, y, z इक्वल एंटर 3 नंबर्स, ऐसे लिखेंगे। सिंपल इनपुट लिखा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, चलिए हमने यहाँ 2 वेरिएबल लिया ना x, y। अगर मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा इनपुट के लिए इनपुट लिखा जाता है, आउटपुट के लिए क्या लिखा जाता है? आउटपुट के लिए लिखा जाता है प्रिंट। आउटपुट के लिए लिखा जाता है प्रिंट। हम क्या प्रिंट करेंगे सर? हमको सम प्रिंट करना, तो लिखेंगे सम इज जो लिखना है, फिर यहां प्रिंट लिखेंगे सिर्फ वेरिएबल जो प्रिंट, मतलब प्रिंट इज द कमांड फॉर आउटपुट। चलिए आपको इसका एग्जांपल दिखा देते हैं। हम x, y इक्वल्स टू इनपुट एंटर 2 नंबर्स। अब यहां पे हम लिख रहे हैं सम s इज इक्वल्स टू x प्लस y, और यहां पे हम लिख रहे हैं प्रिंट s। सुनने में तो इजी लग रहा है सर। चलिए मान लिया जाए हम x का वैल्यू देते हैं 5 और y का वैल्यू देते हैं 7, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमको आंसर 12 देगा? नहीं देगा। मालूम है क्या देगा आंसर? हमको आंसर देगा 57। ये क्यों सर? हमने तो नंबर दिया था, तो नंबर 5 प्लस 7 तो 12 होता है, थोड़ा ना 2 नंबर को एक साथ सटा देने बोला है। पाइथन में कभी तुम अगर इनपुट लो तो इनपुट को हमेशा लिया जाता है एज अ स्ट्रिंग। उसको वो कैरेक्टर के हिसाब से ट्रीट करता है, नंबर के हिसाब से नहीं। अगर हम उसको नंबर में चेंज करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? तो जस्ट इसके आगे यहां पे ये जो कैरेक्टर, जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हमको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब इसके आगे हमको ऐसा लिखना पड़ेगा eval, evaluate, या फिर लिखना पड़ेगा int, int, क्योंकि देखो ये int, फ्लोट, eval मतलब क्या? int या फिर फ्लोट, कुछ भी, int, eval, फ्लोट, कुछ भी लिखेंगे। इन तीनों में से कोई एक चीज, ठीक है, तब जाके इसको नंबर के हिसाब से कंसीडर करेगा कंप्यूटर। हमको ये जो भी हम इनपुट लेंगे वो पाइथन एज अ कैरेक्टर ट्रीट करेगा, उसको नंबर ट्रीट नहीं करेगा। हमको उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम जानते हैं मेरा नंबर इंटीजर टाइप है तो सामने इंट लिख देंगे। अगर हमको पता है मेरा नंबर जो इनपुट होगा वो डेसिमल में होगा तो फ्लोट लिख देंगे। अगर हमको पता नहीं कि वो इंटीजर है या फ्लोट है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? evaluate, मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब वैल्यू डेसिमल भी हो सकता है, वैल्यू तुम्हारा इंटीजर में भी हो सकता है। अगर हमको श्योर मालूम है कि भाई वो नंबर एक इंटीजर ही है तो इंट लगा देंगे सामने। अगर हमको फ्लोट है तो फ्लोट लगाएंगे, और अगर नहीं तो इवैल लगाएंगे। तो इवैल लगाना ही बेटर है, क्योंकि इवैल में तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वो इंट में इनपुट लेगा तो इंट में कंसिडर करेगा, फ्लोट में इनपुट लेगा तो फ्लोट में कंसिडर।
करेक्ट। और प्रिंट कैसे लिख देंगे सर, ऐसे ही प्रिंट, फिर उसके बाद फिर यहां पे लिखेंगे s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और यहां पे लिखेंगे प्रिंट s। अब अगर हम ऐसे प्रिंट s लिखते हैं तो s में तो हमको क्या दिखा देगा सर, अब तक 57 की जगह हमको दिखाएगा यहाँ पे 12, क्योंकि हमको इसको ऑलरेडी इंट या इवैल में चेंज कर चुके हैं। प्रॉब्लम क्या है, हमको जो वैल्यू दिखाया 12, ये सम निकला ना, प्रोडक्ट निकला ना, डिफरेंस निकला ना, क्या निकला हमको तो पता नहीं चल रहा, फिर 12 लिख के छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, लिखना चाहिए द सम इज 12, देखने में अच्छा लगता है। तो क्या करेंगे हम, ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख के लिखेंगे ऐसे, प्रिंट ब्रैकेट में एक स्टेटमेंट लिखेंगे, अपने मन से एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे ऐसे, सम इज कॉमा एस, मतलब सम इज मेरे तरफ से, ये हो स्टेटमेंट, ये हो गया मेरा टाइप तरह से, कॉमा एस मतलब कॉमा वैल्यू, वो अपने आप एक कॉमा मतलब एक गैप, एक स्पेस का गैप छोड़ के इसको प्रिंट। दिस इज हाउ वी आर राइटिंग द डेटा। ठीक है, यहां भी एंटर ए नंबर लिखे, नहीं भी लिख सकते थे, सिर्फ ऐसे ब्रैकेट देके छोड़ सकते थे, लेकिन कितना सारा नंबर देना है, एक नंबर इनपुट देना है ना, 2 नंबर इनपुट देना है ना, 5 नंबर इनपुट देना है, हमको तो पता नहीं चलेगा। सो दैट्स व्हाई हम लोग ऐसे इनपुट नंबर, इसको कहते हैं स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स लिख के हमेशा इनपुट या आउटपुट करने से यूजर को पता चलता है कि भाई क्या इनपुट लेना है या फिर क्या आउटपुट देना। आया बात समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्राम कैसे करते हैं दैट वी शैल डू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।